हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 12th में एंटर कर चुके हैं और क्लास 12th में प्रवेश के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका 11th का जो भी सिलेबस था मैंने टाइमली कवर किया। आप सभी ने अपने अपने स्कूल में काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज से क्लास 12th का सिलेबस शुरू हो रहा है और क्लास 12th के सिलेबस जो शुरू हम कर रहे हैं उससे पहले पूरे अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आज पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे, काफ़ी बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका 11th क्लास में अकाउंट्स किसी कारण से वीक रह गया था, चाहे वो हमसे नहीं पढ़े थे या कहीं कोचिंग नहीं किए थे, तो घबराने की बात नहीं है। क्लास 12th उनका भी बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि आपको एक छोटे से छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर करना है। ठीक है, तो 12th बहुत ही अच्छा आपका जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, द बेस्ट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ जब शुरुआत करेंगे तो एक अलग मजा रहेगा पढ़ाई में। चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज अकाउंटेंसी में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल चैप्टर। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं फंडामेंटल्स। आपको बताना चाहिए कि आपका जो अकाउंट्स है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का वॉल्यूम फर्स्ट में आपका पार्टनरशिप फर्म पे बेस्ड बुक है। उस पार्टनरशिप फर्म पे जो बेस्ड बुक है उसमें 5 चैप्टर आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर आपका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको बता दें कि वाई वी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चे, हम लोग पार्टनरशिप फर्म में क्यों एंटर करते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म? चलिए देखते हैं। देखिए, क्लास 11th में जो आपका अकाउंट्स था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड अकाउंट्स था। और बच्चे, क्लास 12th में अभी जो अकाउंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेस्ड है पार्टनरशिप फर्म पे। किस पे बेस्ड है? पार्टनरशिप फर्म पे। 11th का अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड था और क्लास 12th का अकाउंट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फर्म। तो सवाल है कि ऐसा क्या एडवांटेज है पार्टनरशिप में एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप कि हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं? बताइए, आप लोग बताइए कि हम लोग सोल प्रोप्राइटर कंपैरिजन में पार्टनरशिप में ऐसा क्या पॉजिटिव पॉइंट्स पाते हैं जिस रीजन से हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। तो इसका रीजन है मोर कैपिटल। बच्चे, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन कैपिटल लगाता है और पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन्स हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं हर पर्सन बिजनेस में कैपिटल लगाता है। तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा होता है। और क्या है? मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बिजनेस के एक्सपेंशन के स्कोप ज्यादा होते हैं, बिजनेस को हम ब्रॉड लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बच्चे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में
एक ही पर्सन पूरा रिस्क लेता है, और पार्टनरशिप में क्या होता है, रिस्क शेयर हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा, मोर मैनेजेरियल स्किल। बच्चे एज कंपेयर टू सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मैनेजरियल स्किल ज्यादा होता है, क्योंकि सोल पार्टनरशिप में एक ही पर्सन पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक पर्सन मिलके जब साथ में काम करते हैं तो हर पर्सन किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो मैनेजरियल स्किल ज्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज वी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, रीजन को नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है। तो एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, बच्चे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है फ्रॉम इट्स पार्टनर। फर्म का अपना एक अलग एंटिटी होता है, अपना एक अलग पहचान होता है उसके पार्टनर से। इस अच्छा यही नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस का ओनर से अलग एंटिटी होता है। मतलब कि समझ लो, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बिजनेस हैं, हर बिजनेस में बिजनेस का और ओनर का एक अलग एंटिटी होता है, एक अलग पहचान होता है। बिजनेस के बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। लेकिन एज पर लीगल व्यू पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट से, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एस्पेक्ट से पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट एंटिटी नहीं होता है पार्टनर का और फर्म का। कहोगे सर इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि फर्म और ओनर मतलब पार्टनर एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। कहोगे सर कैसे, क्योंकि अगर सेपरेट होता तो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता। अगर फर्म और पार्टनर सेपरेट होता तो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता। इट मींस, आपको पता है ना, जब बिजनेस बंद होता है और फर्म के सारे एसेट्स को बेच के यदि हम अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाते हैं तो ओनर का पर्सनल एसेट्स बेचा जाता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। इसका मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो फर्म और ओनर सेपरेट नहीं है तभी तो अनलिमिटेड है। अगर दोनों सेपरेट होता तो पार्टनर का पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाता। समझ गए बात ना। तो एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म आर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यही नहीं बच्चे, कंपनी में लीगल एस्पेक्ट से ओनर और कंपनी अलग अलग है, क्योंकि आपको पता होता है ना कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लॉसेस के केस में अगर कंपनी का सारा एसेट्स बेचा जाता है और सब लोगों का पेमेंट किया जाता है, यदि कम पड़े तो ओनर का पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाता है शेयर होल्डर्स का। कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है और पार्टनरशिप का अनलिमिटेड है। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर सेपरेट है, लीगल एस्पेक्ट से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर सेपरेट नहीं है। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे जरा पार्टनरशिप का हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। लिखा है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलोज। मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पार्टनरशिप को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप पर्संस के बीच का रिलेशनशिप है। हु हैव अग्रीड, जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, किस बात का? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस,
बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सारे पार्टनर्स रन करे या सबके बिहाफ में कोई एक भी वर्क कर रहा है तो प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का सेक्शन 4 कह रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप पर्संस के बीच का रिलेशनशिप है, हु हैव अग्रीड, जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है किस बात का, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का, इधर बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा कैरी किया जाए या सबके बिहाफ में कोई एक भी वर्क कर रहा है तो प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर 1932 है, एक दो और ईयर आपको लिखवा देते हैं, प्लीज नोट इट। कुछ एक्ट के बारे में लिख लो, लिखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर क्या है 1932। दूसरा लिखिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नेक्स्ट लिखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर लिखिए 1872। उसके बाद लिखिए इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बच्चे, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है 2008, इसको शॉर्ट में एलएलपी भी कहते हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है 1872 और इंडियन कंपनीज एक्ट का है 2013। प्लीज नोट इट, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं यहां पे हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या हैं, देखिए पहला है टू और मोर पर्सन, देखो बच्चे पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन 2 होते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं वो मेरा पार्टनर है तो देयर इज मिनिमम 2 पर्सन, एक तो मैं और दूसरा मैं जिसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे 50। तो एक सवाल आता है, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये मैक्सिमम नंबर डिसाइड करता है 50 का? नहीं। तो कौन डिसाइड करता है, लिखिए रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, ये मैक्सिमम नंबर डिसाइड करता है। कंपनीज रूल्स 2014 का रूल नंबर 10 डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पर्सन कितने होंगे 50 होंगे। ठीक है, अब एक बात और सुनो, क्या ये जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है इसमें कोई भी पर्सन क्या पार्टनर बन सकता है? तो नहीं, पार्टनर बनने के लिए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो सवाल है सर कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है? 3 पर्सन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको छोड़ के कोई भी पार्टनर बन सकता है। कौन कौन? एक माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉसेस। उसके अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है वो पार्टनर नहीं बनेगा। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किसी लॉ ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया है वो पार्टनर नहीं बनेगा। तो सुन लो, पार्टनरशिप का मिनिमम पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे, और मैक्सिमम का लिमिट कौन डिसाइड करता है? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स 2014। नेक्स्ट है, दूसरा है एग्रीमेंट। बच्चे पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है, और डेट एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन। ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटेन हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है या तो लिखित हो सकता है। रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं?
पार्टनरशिप डीड, एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। नोट करते चलिए साथ साथ कि पार्टनरशिप का दूसरा फीचर है एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। दैट एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आफ्टर दैट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बच्चे जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पे कुछ बिजनेस होना चाहिए, एंड द इंटेंशन ऑफ दैट बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो यहां पे जब भी हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो देयर मस्ट बी बिजनेस, वहां पे बिजनेस होना चाहिए, और उस बिजनेस का इंटेंशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, अब बिजनेस जो हो दैट बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, वो लीगल होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोग दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं और वो इलीगल है, ऑल्दो देयर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वहां पे इलीगल एक्टिविटीज लॉफुल नहीं है। तो नेक्स्ट हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जब भी पार्टनरशिप की बात करेंगे देयर मस्ट बी बिजनेस, और बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, याद है? बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे ना कि बिजनेस मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस, देयर मस्ट बी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद है ना? तो वो कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं करेंगे। जैसे मान लो दो लोग मिलकर एक जमीन खरीदें और 10 लाख में, और 2 साल बाद उस जमीन को बेच दिए 15 लाख में, प्रॉफिट बांट लिए, क्या ये बिजनेस है? नहीं। क्या वो पार्टनर है? नहीं, दे आर ओनली द ज्वाइंट ओनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जब हमारे बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग था, तो अब क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर करेंगे, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। किस रेशियो में शेयर करेंगे? अग्रीड रेशियो में। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? एग्रीड रेशियो में। कुछ बच्चे से पूछताछ करते हैं इक्वली, नहीं बच्चे इक्वली नहीं करेंगे, इक्वली तब करेंगे जब मेंशन रहेगा कि इक्वली बांटना है। अग्रीड रेशियो मतलब हो जो भी रेशियो तय किया गया हो, ठीक ना? ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चे प्रत्येक पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल भी है और प्रत्येक पार्टनर बिजनेस का एजेंट भी है। हम आपको रूल फॉलो करने के लिए कह सकते हैं, आप हमें कह सकते हो, मतलब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलकर रन करे या सबके बिहाफ में कोई एक भी वर्क करेगा तो प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा अग्रीड रेशियो में। नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना? जैसे अभी हम बताए थे ना डेफिनेशन में, यहां पे बताए थे ना लीगल व्यू पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट से पार्टनरशिप का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, फर्म और ओनर सेम है। उसी तरह से एक तो बच्चे ये अभी हम आपको बताए हैं एसेंशियल फीचर, प्लीज नोट। पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर हो गया 2 और मोर पर्सन, सर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट, सर पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड एंड डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आफ्टर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जब भी पार्टनरशिप की बात करेंगे देयर मस्ट बी बिजनेस एंड द मोटिव ऑफ दैट बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रत्येक पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। नेक्स्ट बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा रन किया जाए या सबके बिहाफ में कोई एक भी वर्क करेगा, प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब हुआ कि फर्म और पार्टनर का सेपरेट एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं है, किसके एस्पेक्ट से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो। दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अब्सेंस में, एक भी फीचर्स के अब्सेंस में पार्टनरशिप नहीं बनेगा। ऑल द फीचर्स आर मैंडेटरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया? नोट कर लिए? चलिए, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि राइट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि एज अ पार्टनर
हमारे क्या क्या अधिकार हैं। देखो बच्चे, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करेंगे तो हमारे कुछ बेसिक राइट्स होंगे ना, उन्हीं राइट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दीज आर द थ्योरी कॉन्सेप्ट। बच्चे सुन लो, इस चैप्टर में ना शुरुआत का 1-2 क्लासेस थ्योरी है, आफ्टर दैट पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल है। समझ में बात ना, जैसे क्लास 11th में था ना कि बहुत सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी थे, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म था, या अदर चैप्टर्स ऑल्सो, और कुछ न्यूमेरिकल थे। बट क्लास 12th में ऑल चैप्टर्स आर न्यूमेरिकल चैप्टर्स। ओनली शुरुआत के 1-2 क्लासेस जो होते हैं उस चैप्टर के, वो थ्योरी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी केवल इसी चैप्टर में। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं सब में पूरा न्यूमेरिकल है, और इस चैप्टर में भी पूरा न्यूमेरिकल ही है, बस शुरू का 1-2 क्लासेस थ्योरी है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर आप पूरा पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे क्लास 11th में आपने पार्टनरशिप के बारे में बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पार्टनरशिप के मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनर्स के टाइप्स, और उतना पढ़ के आप सोचे हम ज्ञानी बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पूरा एक किताब पार्टनरशिप पे बेस्ड पढ़ना है, वो भी अकाउंट्स का किताब पार्टनरशिप पे बेस्ड पढ़ना है, न्यूमेरिकल, और 3 बुक अकाउंट्स में है, ठीक ना। 3 बुक में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी बुक से आता है, पार्टनरशिप से 36 मार्क्स का आता है। आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि पार्टनरशिप वाले बुक से 36 मार्क्स, कंपनी से 24 और एफएसए से 20। तो इस बुक पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा, और खास करके इस चैप्टर पे, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बच्चे 2 चैप्टर अकाउंट्स में ऐसा है जो 50% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। वो 2 चैप्टर कौन सा है? एक पहला चैप्टर और दूसरा आखिरी चैप्टर, फर्स्ट एंड लास्ट। कहोगे सर ऐसा क्यों? जो बच्चे पहले चैप्टर में देर से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पहला चैप्टर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं वैसे बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप देर से ज्वाइन करते तो मेरे लेक्चर के माध्यम से कवर अप कर लीजिए। तो रीजन एक होता है लेट से ज्वाइन करना पहले चैप्टर का, या लैक ऑफ प्रैक्टिस। और आखिरी चैप्टर में क्या होता है, जब हम आखिरी पढ़ाते हैं तो उस समय चलते रहता है प्री बोर्ड स्कूल का आने वाला होता है, बच्चा ध्यान देता है पहला चैप्टर पे, सर शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आखिरी समझ में ही नहीं आता है। इसलिए आप ये गलती मत करना, आपके सभी सीनियर्स अभी तक ये गलती किए हैं, आप इस गलती का पार्ट मत बनना। आप ध्यान दो, जो कुछ ही पढ़ाएं सीरियस होकर पढ़िए, और साथ साथ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्टनर्स के राइट्स। देखो बच्चे, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं एज अ पार्टनर। बच्चे हम जैसे एक याद करो, कंज्यूमर्स, आप कंज्यूमर हो, तो कंज्यूमर के कुछ बेसिक राइट है ना, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हियर्ड, है ना, राइट टू चूज। ऐसे ही एज अ पार्टनर हमारे बिजनेस में कुछ बेसिक राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्या क्या है देखते हैं। पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। सभी पार्टनर के पास ये राइट्स है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस होगा, एज अ पार्टनर हमारे पास ये राइट है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम अदर पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, अग्रीड रेशियो में, जो भी रेशियो हमारे और उनके बीच में तय हुआ हो। अगर इक्वली मान लो, अगर इक्वली तय हुआ है ए बी में तो इक्वली बटेगा, अगर 2:1 में तय हुआ है तो 2:1 में तय डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो भी अग्रीड रेशियो होगा उसमें प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक पार्टनर के पास ये राइट है कि बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट है। अदर पार्टनर्स हमें पार्टिसिपेशन से मना नहीं कर सकता है, ए तुम काहे आगे, ऐसा वाली बात नहीं है। समझ बात ना, हर एज अ पार्टनर सबके पास ये अधिकार है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। प्रत्येक पार्टनर के पास ये राइट है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स डिस्कस होंगे उसमें कंसल्टेशन का अधिकार है। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टेक अ कॉपी ऑफ दैट। मतलब प्रत्येक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और उसका एक कॉपी रखने का अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब एज अ पार्टनर मेरे पास ये अधिकार है नए पार्टनर्स के एडमिशन को मना करने के। इस पॉइंट को अच्छे समझिएगा। जैसे मान लो बच्चे कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, ये 4 पार्टनर हैं। डी सोच रहा है कि उसका भाई ई पार्टनर बन जाए, ए एग्री है, बी एग्री है, डी एग्री है, बट सी को ऑब्जेक्शन है। ध्यान रखना, सी को ऑब्जेक्शन है, सी नहीं चाहता है कि मिस्टर ई पार्टनर बने, तो ई कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
समझ के बात ना। यहाँ पे मेजोरिटी मैटर नहीं करता है कि 3 लोग 4 लोग एग्री हैं, बहुमत है तो वही नया वाला पार्टनर आ जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। न्यू पार्टनर आएगा सर्वसहमति से, सबका सहमति होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। समझ के बात ना। आपके पास अधिकार है कि नए के एडमिशन को मना करने का अधिकार है, ठीक ना। ओके। एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बच्चे बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म में जो भी असेट्स हैं, हर पार्टनर उसका ज्वाइंट ओनर है। समझ गए बात ना। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट। उसके पास राइट है, अगर कोई पार्टनर इन एडिशन टू कैपिटल के अलावा बिजनेस में लोन भी दिया है, तो एज अ पार्टनर उसके पास ये अधिकार है कि उस लोन पे वो बिजनेस से इंटरेस्ट ले, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके और बिजनेस के बीच में तय हुआ हो, अग्रीड रेट से। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ है, देन 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, फर्म पे करेगा और पार्टनर्स को मिलेगा। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर कोई पार्टनर कोई खर्चा करता है फर्म के बिहाफ में, अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा करता है, ही हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। उसके पास ये अधिकार है कि फर्म उसको उस खर्चे का पेमेंट करे। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट हमने अपने पॉकेट से कर दिया एज अ पार्टनर, तो हमारे पास अधिकार है कि हमने फर्म के बिहाफ में जो पेमेंट किया है, फर्म से वो पैसा लेने का अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। बच्चे, प्रत्येक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि हम बिजनेस से रिटायर कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर नोटिस देके। ये नहीं कि अदर पार्टनर कहेगा ए तुम पार्टनर बन गए हो, अब लाइफ टाइम के लिए रहोगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे, धोखा, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप का बिजनेस तभी तक चलता है जब हमारा और आपका अच्छे से आपस में बनता है, मतलब एज अ पार्टनर, ठीक है। जब तक ट्रस्ट है तब तक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बिजनेस ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। जब हमें ट्रस्ट नहीं है या किसी भी रीजन से हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो प्रॉपर नोटिस देके हमारे पास रिटायरमेंट का अधिकार है। तो दीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ अ पार्टनर। प्लीज नोट इट, ऑल द पॉइंट्स आर इजी, प्लीज नोट इट। इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया? सबने नोट कर लिया ये सारे पॉइंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? आपको पता है कि पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो एग्रीमेंट से होता है, और वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटेन हो सकता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है, दैट एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन। तो वो जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देखिए, रिटेन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो रिटेन एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप का, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे होते हैं, क्या क्या लिखे होते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होते हैं, किस किस पॉइंट के बारे में, वो चलिए डिस्कस करते हैं। डीड समझ में आ गया ना? रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड एंड दैट डीड इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक ना। चलिए पार्टनरशिप डीड के बेसिक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या डिस्कस कर लिखा रहता है? देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम लिखा रहेगा और फर्म का एड्रेस कहाँ पे है वो भी लिखा रहेगा डीड में। नेक्स्ट, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या नाम है और उनका एड्रेस कहाँ क्या क्या है, आधार कार्ड वाला, वो भी लिखा रहेगा। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड फर्म पर्पसेस टू डू इट। फर्म किस तरह का बिजनेस कर रहा है एंड व्हाट आर द मोटिव फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ बिजनेस, ये भी मेंशन रहेगा कि फर्म किस तरह का बिजनेस कर रहा है और इस तरह के बिजनेस करने के पीछे मेन मोटिव क्या है। आफ्टर दैट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लगाया है, ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, या अदर पार्टनर्स कौन कितना कैपिटल लगाया है, दैट विल बी ऑल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, ये भी मेंशन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्या लिखा रहेगा कि क्या फर्म पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, यदि हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब वेदर फर्म विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ यस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मेंशन रहेगा यहाँ पे, अगर नहीं तो लिखा रहेगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट,
ड्रॉइंग यहां पे लिखा रहेगा हाउ मच अमाउंट्स पार्टनर्स आर इंटाइटल टू विदड्रॉ फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, कि पार्टनर्स कितना अमाउंट तक बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट लिखा रहेगा। ये नहीं कि जितना मन किया निकाल लिए, बिजनेस उससे हैम्पर हो रहा है, नहीं बच्चे, देयर मस्ट बी अ लिमिट सेट फॉर द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के लिए लिमिट सेट रहेगा कि पर्सनल यूज के लिए इतना ही तक पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में लिखा रहेगा क्या फर्म पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वेदर फर्म विल चार्ज इन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इफ यस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मेंशन हियर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो रेशियो भी मेंशन रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, क्या किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी देंगे, इफ यस देन हाउ मच, कितना, पर मंथ पर क्वार्टर कितना, वो भी मेंशन रहेगा। इतना नोट कर लीजिए पहले, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल में क्या लिखा रहेगा बच्चे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसे मान लो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, अब हो गया इक्वली, रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, या नए पार्टनर्स का एडमिशन होगा, या कोई पार्टनर रिटायर करेगा, तो उस केस में क्या होता है, फर्म के गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होता है, तो बच्चे इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इस केस में गुडविल का गुडविल किस मेथड से वैल्यू किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आपको पढ़ना है गुडविल के बारे में, और गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक होगा गुडविल के वैल्यूएशन के जो मेथड आपको पढ़ना है वो है 3 मेथड। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है बच्चे, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड पढ़ना है आपको गुडविल वैल्यूएशन का, ठीक है। इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो गुडविल वैल्यू किया जाएगा वो किस मेथड से वैल्यूएशन किया जाएगा, वो यहां पे पहले से मेंशन होता है कि गुडविल विल बी वैल्यूड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और चेंज इन पीएसआर विथ दिस मेथड, वो मेथड मेंशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। आपको याद होगा बच्चे, लोग आपको कैलेंडर कब देने आते हैं, जैसे कोचिंग से कैलेंडर मिलता है तो कब मिलता है, जनवरी में। कब मिलता है, जनवरी में। तो याद रखना कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर चलता है। कब से कब चलता है, जनवरी से दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर जो आपका कोचिंग का सेशन होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, ठीक है। तो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड जो होगा 12 महीने का, वो क्या होगा, कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, ये भी पहले से मेंशन रहेगा डीड में। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स, फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंशन किया रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी मेथड मेंशन रहेगा। ऑडिटिंग, क्या फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाने के लिए किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, इफ यस, यदि हाँ तो कैसे, वो भी लिखा रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कब से शुरू किए वो डेट लिखा रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम पीरियड के लिए, ये लिखा रहेगा। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे का जो डिसीजन है, क्या हम लोग उसको फॉलो करेंगे। बैंक अकाउंट किसके नाम पे होगा बिजनेस में, क्या किसी पार्टनर के नाम पे रहेगा कि फर्म के नाम पे रहेगा, यदि फर्म के नाम पे है तो किस पार्टनर के पास अधिकार है चेक पे साइन करने का, वो भी लिखा रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो व्हाट आर द बेसिक रूल्स दैट वी हैव टू फॉलोड, दैट विल बी मेंशन्ड हियर। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिटायरमेंट फॉर द सेटलमेंट से रिलेटेड रिटायरमेंट का रूल लिखा रहेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बच्चे अगर कभी पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है, वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मेंशन यहाँ पे रहेगा। तो प्लीज नोट, ये पार्टनरशिप डीड
रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, ठीक है। इसको जानना चाहिए क्योंकि कई बार ना बच्चे सीयूटी में पूछ दिया है क्वेश्चन, सीयूटी के पर्पज से कर रहे हैं कि सीयूटी में पूछ देता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट शोन इन पार्टनरशिप डीड, क्या शो नहीं करते, क्या क्या शो करते पता होना चाहिए, या क्या शो करते हैं। और 12th में भी आपको पता होगा 20 MCQ आता है, उस MCQ में पूछ देगा, ठीक ना, मल्टीपल ऑप्शन वाले जो MCQ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डीड बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो उसके क्या नुकसान है, या डीड बनाएंगे तो क्या फायदे हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ इच पार्टनर। जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड रहेगा तो बताएगा किस पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप डीड ये बताएगा। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग द पार्टनर। बच्चे जब डीड रहेगा तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स डीड पे लिखे हुए हैं और उस पे सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर हैं। और एनी डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर्स में बी सेटल्ड इजिली। अगर पार्टनर्स में कभी झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस झगड़े को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लो, पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक का नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में कौन कौन सा रूल्स अप्लाई होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर, जैसे हम लोग देखो पार्टनरशिप में तो हम लोग एंटर कर गए, बट बेसिक बातें डिस्कस करना भूल गए, तो उस केस में क्या क्या साइलेंट रूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। जैसे मान लो बच्चे, आपने पूछा कोचिंग आया, आपने फ्राइडे को पूछा सर डेली क्लास चलता है, हमने कहा डेली चलता है, लेकिन हम बताना भूल गए कि संडे को नहीं रहता है। तो ये बेसिक रूल है कि डेली मतलब मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी है ना, और कोचिंग में टेस्ट रहता है लेकिन क्लासेस नहीं रहता है। ऐसे ही हम लोग डीड पार्टनरशिप में तो एंटर कर गए, बट बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करना भूल गए, तो कुछ साइलेंट पॉइंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए उस रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब डीड नहीं रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली, प्रॉफिट इक्वली बटेगा सब पार्टनर्स में, ठीक ना। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 में, 3 है तो 1:1 में, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 2 है तो 1:1 का मतलब हुआ हाफ हाफ, मतलब प्रॉफिट इक्वली बटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। अगर डीड में मेंशन होगा तो दिया जाएगा, लेकिन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डीड के अब्सेंस में। डीड के अब्सेंस में किसी पार्टनर के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी का कैपिटल ज्यादा हो चाहे कम हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बच्चे नॉट चार्ज, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन, किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा लोन भी बिजनेस में दिया है, उसके लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट फर्म पे करेगा। और बच्चे सुन लो, यहां से 1 to 5 वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 to 5 का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ डीड। और इसके नीचे का जो ये 3 पॉइंट है, ये वही जो पार्टनर्स के राइट्स हैं, सेम वही वाला पॉइंट है, ये भी बेसिक रूल्स में आता है। क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा विथ द, न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा बच्चे विद द कंसेंट ऑफ all the existing partner. New partner can be admitted with the consent of all the existing partners. Next है कि each partner can participate in the
कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट में हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, हर पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसका एक कॉपी रख सकते हैं। दीज आर द साइलेंट रूल्स। याद रखना बच्चे, इसमें शुरुआत का 5 एकदम हमेशा जुबान पर होना चाहिए कि क्या क्या रूल है। कि कहोगे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन, ठीक ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे किसमें अलाउड लिखना है किसमें चार्ज लिखना है। देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, मतलब नहीं देंगे, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो ड्राइंग में चार्ज वर्ड यूज करना है, कैपिटल में अलाउड वर्ड यूज करना है, ठीक ना। चलिए प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए इसको। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद रखना, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये जुबान पे आपका होना चाहिए, कल पूछेंगे जवाब देना, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल बनाओगे उसमें ये साइलेंट रूल अप्लाई होते हैं। जब लिखा रहेगा ए एंड बी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विदाउट एनी डीड, जब विदाउट एनी डीड बोले तो आपके दिमाग में ये साइलेंट रूल्स क्लिक करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन, हम लोग जितना टॉपिक डिस्कस किए हैं बच्चे उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, एक क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, अनीसा, बिपाशा एंड मिथी entered into a partnership on 1st April 2024 with capital 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. In addition to capital, Mithi has advanced a loan 1,50,000 since they had no agreement to guide them. उनके पास कोई agreement नहीं है गाइड करने वाला। They faced the following issue during the end of the year. उनके पास कुछ issues आए हैं, आपको उनके पास 5-6 इशूज हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प टू रिजॉल्व द इशू, आपको सजेस्ट करना है उनके इशूज को रिजॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या इशू है, ओरली ही हम समझा देंगे इस क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। पहला पॉइंट, अनीसा वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 9% पर एनम। अनीसा चाह रही है कि कैपिटल पे 9% पर एनम मिले। बिपाशा एंड मिथी डिड नॉट एग्री, बिपाशा और मिथी एग्री नहीं है। आप बताओ क्या करेंगे, डिड नहीं है, दे हैड नो एग्रीमेंट, उनके पास एग्रीमेंट नहीं है। तो अनीसा चाह रही कैपिटल पे 9% मिले, बट बिपाशा और मिथी एग्री नहीं है। क्या करेंगे बताओ, कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, क्योंकि डीड नहीं है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, नहीं दिया जाएगा बिकॉज देयर इज नो डीड, ठीक है। ओके, मिथी वांट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड 10%, मिथी चाह रही है इंटरेस्ट ऑन लोन पे 10% मिले, बट अनीसा एंड बिपाशा चाह रही है 5%। नहीं, क्या करोगे, कितना दोगे, 6% पर एनम। जब डीड नहीं है तो पार्टनर्स के लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नेक्स्ट, अनीसा एंड बिपाशा डिमांड टू शेयर प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो। अनीसा और बिपाशा चाह रही है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में मिले, मिथी एग्री नहीं है। बताओ कैसे दोगे, जब डीड नहीं है तो जब डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। कैसे बटेगा, इक्वली। नेक्स्ट, ये 3 हो गया। बिपाशा बीइंग वर्किंग पार्टनर, बिपाशा जो है एक वर्किंग पार्टनर है, डिमांड्स पेमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ का डिमांड कर रही है एज अ रिम्यूनरेशन, एज अ सैलरी, फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट अग्री। जब कोई एक पार्टनर डीड नहीं हो और वो सैलरी का डिमांड करे तो क्या दिया जाएगा सैलरी, नहीं, सैलरी नॉट गिवन। आपने पढ़ा था ना, डीड के एब्सेंस में नॉट गिवन, सैलरी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, अनीसा विड्रू 1 लाख फ्रॉम द फर्म, अनीसा 1 लाख रुपया फर्म से विड्रॉ की है फॉर हिज पर्सनल यूज। बिपाशा एंड मिथी डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6% पर एनम, नहीं, नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। जब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। मिथी वांट्स इंट्रोड्यूस हर सन एज अ पार्टनर, मिथी अपने सन को पार्टनर बनाना चाह रही है। बिपाशा ऑब्जेक्ट, बिपाशा को ऑब्जेक्शन है, तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इफ अदर हैज ऑब्जेक्शन, इफ अदर पार्टनर ऑब्जेक्ट्स।
अगर अदर पार्टनर को ऑब्जेक्शन है तो न्यू पार्टनर नहीं आएगा। समझ के बात ना? बेसिक पॉइंट था, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस यहाँ पे किए थे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन को के बेसिस पे हमने उनके जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया। ठीक है बच्चे, अब सुनिए, अब मैं आपको अपने बारे में लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक ना, और कोचिंग के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, शुरू में नहीं बताएं ताकि आपका क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। सबसे पहले बच्चे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, ध्यान देना। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस। बच्चे, मेरा नाम चंदन सर है, मैं BHU से BCom और MCom किया हूँ मेन कैंपस से, B.Ed क्वालिफाइड हूँ और पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक कई हजार स्टूडेंट्स को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है और सैकड़ों स्टूडेंट्स 90% एबव मार्क्स, 95% एबव मार्क्स अचीव किए हैं। लगभग वाराणसी में जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल के टॉप पर गुडविल एडुकेयर से बनते हैं। जो वाराणसी में हमारा कोचिंग है, हर स्कूल का टॉपर गुडविल एडुकेयर से बनता है। तो आपको जरा हम कोचिंग के बारे में बता दूं कि कोचिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज में आप कैसे अपने आप को इनरोल करोगे। देखिए, हमारे कोचिंग का ऑफलाइन कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, ठीक है, और ये कोचिंग का जो एड्रेस है स्टूडेंट्स, वो है लंका पे, वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में, लंका पे। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8676080858 पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे कौन कौन सा कोर्स होता है? तो 11th एंड 12th कॉमर्स। किसी बच्चे को 11th एंड 12th कॉमर्स का रेगुलर क्लासेस चाहिए, कोचिंग क्लासेस, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। CA फाउंडेशन का कोर्स, किसी को CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना है, चाहे 11th के साथ साथ चाहे 12th के साथ साथ, तो आप हमसे ज्वाइन करिए। CUET में किसी बच्चे का एम है कि हमको BCom करना है या MCom करना है, CUET का एंट्रेंस का क्लासेस हमारे यहाँ चलता है। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को सेमेस्टर का क्लास करना है, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का क्लासेस, तो इन पे ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। और हाँ, हमारे फ्री लेक्चर के लिए बच्चे यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोज अपलोड होंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th एंड 12th के, ठीक है, वो आपको रेगुलर अपडेट मिल पाएगा जब नोटिफिकेशन आप बेल आइकन प्रेस किए रहोगे। इसके साथ ही ऐसे कोई बच्चे जो हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए, फेस टू फेस क्लासेस के लिए आप हमारे वाराणसी सेंटर को ज्वाइन करिए, जिससे कि ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास कर पाएंगे। कोई डाउट होगा तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। बच्चे, हमारे ऑफलाइन सेंटर में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। आपको ऑफलाइन सेंटर में कॉमर्स में अकाउंट्स का क्लासेस, इकोनॉमिक्स का क्लासेस, बिजनेस स्टडीज का क्लासेस और अप्लाइड मैथ का भी बैचेज अवेलेबल है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो कॉमर्स विथ मैथ लिए रहते हैं, उनके लिए भी बैचेज अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के सेपरेट फैकल्टीज होते हैं, AC क्लासरूम होता है, एक बैच में 20 से 25 बच्चे मात्र होते हैं। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल केयर करते हैं, डेस्क टू डेस्क जाके होमवर्क चेक करते हैं। जो भी डाउट रहेगा आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी फैकल्टीज अवेलेबल हैं। आपको जब डाउट है तब आप पूछ सकते हैं। समझ गए? मतलब आपके सर्विसेज के लिए हम टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चे, तो कोशिश करिए इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉमर्स में, हर एक स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंच पाए, चैनल पहुंच पाए, जिससे कि एक बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।